हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज यहाँ पे हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा आप हमारे चैनल की अगर प्लेलिस्ट को विजिट कर लेंगे तो आपको पूरा सिलेबस बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मिल जाएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसका मैंने प्रीवियस एनालिसिस कर दिया था, उसको पहले डिस्कस कर लिए थे, तो उसका सारा लेक्चर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उन सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला हम टॉपिक्स देखेंगे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में प्रश्न आती है व्हाट इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो आप चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखेंगे तो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं, देखिए लिखा है एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिटल दैट आर सेंटर्ड ऑन डिफरेंट एटम्स आर कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन and absorption band usually very long strong. These transition involve electron transfer from one particle complex to another. चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मेटल का एक पार्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकता है, यानी एक ट्रांजिशन होगा यहाँ पे, जैसे आप मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर पढ़ते हैं। मोर स्पेसिफिकली एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन ऑर्बिटल दैट इज मेनली लिगेंड इन करेक्टर टू वन दैट इज मेनली मेटल इन करेक्टर। जैसे यहाँ पे लिखा है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तो यही है आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहता है कि जो आपका मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके बीच में एक ट्रांजिशन होगा, इनके कॉम्प्लेक्स के बीच में मेटल टू लिगेंड अलग अलग ट्रांजिशन हो सकते हैं। अनलाइक डी ट्रांजिशन, दोज इन्वॉल्विंग चार्ज ट्रांसफर आर अलाउड टू एंड हेंस गिव राइज टू मच मोर इंटेंस एब्जॉर्प्शन। When these absorption fall within the visible region, they often produce rich color. These electronic transition are Laporte and spin allowed. ये ट्रांजिशन Laporte allowed भी हो सकते हैं और spin allowed भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपको जानना है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे बता दिया कि यही आपके चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होते हैं। अगर हम बात करें तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कई तरीके से हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अगर हम टाइप्स देखें तो सबसे पहला टाइप्स है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, जिसे आप LMCT चार्ज ट्रांसफ़र कहते हैं। दूसरा टाइप्स है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, जिसे आप MELCT कहते हैं। तीसरा है इंटर मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, अथवा इसे मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र कहते हैं। मेटल टू मेटल का मतलब क्या है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे मेटल को ट्रांसफ़र करेगा। और मेटल टू लिगेंड क्या होगा, मेटल किसको ट्रांसफर करेगा, लिगेंड को। और लिगेंड टू मेटल क्या होगा, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, मेटल को। आगे हम और सारे एग्जांपल्स इसके बताएंगे। चौथा क्या है, इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये चारों चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। आगे मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अगर आप कंप्लीट लेक्चर्स को वॉच करते हैं तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी स्टूडेंट को पहुँचाइए जिनको इसकी रिक्वायर्ड है। अगला देखेंगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है इफ़ द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू द मेटल then the charge transfer is called ligand to metal charge transfer। क्या कह रहा है कि जो अगर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है वो लिगेंड से कहाँ हो रहा है, मेटल की तरफ हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजिशन को हम क्या कहेंगे, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कहेंगे। टू मेक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल मोर फेवरेबल बी रिक्वायर ए मेटल विथ ए रिलेटिवली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी सो दैट इट वुड हैव इम्पटी ऑर्बिटल्स। मेटल इलेक्ट्रॉन्स को कब लेगा, जब इसके पास क्या होगा, इम्पटी ऑर्बिटल्स होगा एट फेयरली लो एनर्जी। दिस मेटल वुड बी ट्रांजिशन आर पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। ये सारे मेटल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें LMCT ट्रांजिशन होगा। आप उतना डेफिनेशंस लिखेंगे, उसके बाद आप ये सारे एग्जाम्पल्स बस लिखेंगे। एग्जाम्पल्स होगा CDS हो गया, HGS हो गया, P3SbO4 हो गया, PbO हो गया, इसके अलावा MnO4 माइनस हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल्स होंगे, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के। अब हम अगला ट्रांसफर देखते हैं। हम उतनी ही चीज़ें यहाँ पे लिए हैं जितना आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, उतनी ही चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। इफ़ द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, देखिए कितने शार्ट में सारी चीज़ों को यहाँ पे लिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है, मेटल से लिगेंड पे हो रहा है,
देन द चार्ज ट्रांसफर इज कॉल्ड मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. Charge transfer process in the opposite direction from metal to ligand are favorable in complex that have occupied metal centered orbitals and vacant low lying ligands. यानी अगर किसी लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो मेटल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन उसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा. ऐसे मेटल्स जिनके पास ऐसे जितने भी लिगेंड्स होंगे जिनके पास इम्पटी ऑर्बिटल्स होगा सब EMALCT ट्रांजिशन शो करेंगे. अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया है, जैसे साइनाइड हो गया, SCN हो गया, डाईथायोलिन हो गया, पैराजीन हो गया, बाइप्रिडीन हो गया, ये सब क्या करेंगे, EMALCT ट्रांजिशन शो करेंगे. तो आप डेफिनेशंस लिखेंगे और ये सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे नोट डाउन करेंगे. देखिए यही एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी मैंने दिया है कि फिनेंथ्रीन हो गया, ये आपका क्या करेगा, इसके पास बैकेंट पाई ऑर्बिटल्स है, ये सब क्या करेंगे, लिगेंड के पास अगर इम्पटी ऑर्बिटल है तो मेटल इसमें इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो यह मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा. ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जिसको और डिटेल में जाना हो तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं. अगला देखेंगे इंटर मेटल चार्ज ट्रांसफर. इंटर मेटल चार्ज ट्रांसफर में क्या होगा, यहाँ पे 2 मेटल्स होंगे, 2 मेटल्स होंगे और दोनों मेटल्स के बीच में क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा. माना एक मेटल क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी. यहाँ पे देखिए लिखा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज यूज टू टेस्ट ऑफ आयरन इन सोल्यूशन. पोटेशियम फेरोसाइनाइड का हम टेस्ट करते हैं किसी भी सोल्यूशन में आयरन को देखने के लिए. Fe2+ आयरन गिव्स ए व्हाइट प्रेसिपिटेट. जो आयरन का +2 वाला आयन होगा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, बट Fe3+ आयन डीप ब्लू प्रेसिपिटेट देता है, जिसे आप प्रोशियन ब्लू भी कहते हैं. ए डीप ब्लू कलर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय Fe2+ आयंस विथ K3FeCN6 and this is known as turn blue. Both have been used as pigments in ink and paint. Recent X-ray work, infrared and mass bar spectro has shown that turn blue is identical to Persian blue. This intense color arises from electron transfer between Fe2 and Fe3. जो अलग अलग मेटल्स में कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो देखिए मेटल और मेटल के बीच में ही लिगेंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है. Fe पहले 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब कहाँ चला गया, 3rd में चला गया. तो अगर कोई मेटल्स है, 2 मेटल्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, तो वहाँ पे इंटर मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा. जैसे आपका कहीं पे Mn3+ है और Mn4+ है, तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कौन सा होगा, इंटर मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा. जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स है इंटर मेटल चार्ज ट्रांसफर का है वो है क्रेस्ट-टॉब्बे आयन. यहाँ पे देखिए नाम लिखा है क्रेस्ट-टॉब्बे आयन. इसका नाम कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है. वेयर PYZ इज ब्रीजिंग पायराजीन ए लिगेंड इन दिस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फॉर्म रूथेनियम सेकेंड टू रूथेनियम 3rd. ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेंज हो रही है. इसके अलावा Pb3O4 में भी ये वाला चार्ज ट्रांसफर पाया जाता है. कारण यहाँ पे दिया है. अब हम देखते हैं इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफर क्या होगा, इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की डेफिनेशंस आप देखेंगे. द लिगेंड इटसेल्फ मे हैव ए क्रोमोफोर एंड स्टिल अनदर टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड एंड इंट्रा लिगेंड बैंड may be observed. These bands may sometimes be identified by comprising the spectra of complex with the spectra of free ligands. However, coordination of ligand to a metal may significantly alter the energy of ligands. यानी जितने भी आपके मैक्रोसाइक्लिक वाले लिगेंड्स होंगे, जैसे आपका हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, इन सब में वाला चार्ज ट्रांसफर पाया जाएगा, इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. तो ये हो गया आपका इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. ये सारी चीज़ें आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. छोटी छोटी चीज़ें आपका जानना बहुत ज़रूरी है. आप कंप्लीट वीडियो को 4 से 5 बार एनालिसिस करेंगे तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगी. देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम H2O6 3+. जो टाइटेनियम H2O6 3+ का कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम लिखना होता है. तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिए. हो सकता है आपके एग्जाम में आ ही जाए और इसको आप देखिए. तो अगर हम बात करें टाइटेनियम का, तो एटॉमिक नंबर 22 होता है.
जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या मिलता है, 3d2 मिलता है और 4s2 मिलता है। टाइटेनियम का सबसे पहले लिखेंगे आप कि इन दिस एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम एटम इज प्रेजेंट इन टाइटेनियम 3+ आयन, यानी टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 3+ है। एज होज बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d1। तो अगर आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन s2 में से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन d में से निकल गया, तो बचा क्या, 3d1 बचा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी when 6s2o water ligand approach the central metal ion titanium to form TiS2O6 complex ion। जब भी ये लिगेंड 6 लिगेंड टाइटेनियम के साथ अट्रैक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, तो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। और जब स्प्लिट करते हैं तो 2 सेट में स्प्लिट करते हैं, एक आपका T2G सेट होता है और दूसरा क्या होता है, EG सेट होता है। Consequently, d electron reside in T2G set and EG set remain vacant। और जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है वो T2G में अकेला इलेक्ट्रॉन है और EG वाला सेट क्या है, खाली है। ये सारी चीज़ें आपने एक बार पढ़ा है तो आप इसको रिवीजन आ जाना चाहिए। Hence the ground state electronic configuration of titanium 3+ ion can be written as T2G1 EG0। तो क्या होगा, T2G1 होगा और EG 0 होगा, क्योंकि टाइटेनियम +1 के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसका डायग्राम ड्रा करते हैं। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, किसी भी ऑर्बिटल्स में जब आप इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं तो आगे आपने कहा था कि जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है तो 3 सेट में होता है, 2 सेट में होता है, एक T2G और दूसरा क्या होता है, EG होता है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इस T2G में इस तरीके से आएगा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे आप कोई एनर्जी दे दें, एक्साइटेड स्टेट में इसको ले जाएं, यहाँ से अगर इसको हीट करें, बम्बार्टमेंट कराएं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक्साइटेड होके दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाएगा, यानी इस T2G से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाता है, EG में चला जाता है। और इसी को आप DD ट्रांजिशन भी कहते हैं, आगे हम बताएंगे DD ट्रांजिशन क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं टाइटेनियम 3+ के, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा चीज़, अभी आपने कोई भी एचम्यूलाइट इसको नहीं दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस T2G ऑर्बिटल में है और EG में वैकेंट है। लेकिन अब आपने क्या किया, एचम्यूलाइट इसको प्रोड्यूस करा दिया, यहाँ पे लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे आप एचम्यूलाइट इसको देंगे, तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से जंप करेगा और EG सेट में चला जाएगा, यानी प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इसी को क्या कहते हैं आप, DD ट्रांजिशन। कि एक अगर इलेक्ट्रॉन ही पूरे भरे होते तो कहाँ पे जाते हैं, ऑर्बिटल ही जब नहीं खाली रहता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से जंप किया, अगले ऑर्बिटल में चला गया, तो यही आपका DD ट्रांजिशन भी होता है। यही देखिए लिखा है DD ट्रांजिशन इन टाइटेनियम S2O6 3+ आयन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे ड्रा करते हैं, इस तरीके से देखिए, इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम S2O6 3+ आयन एन एब्जॉर्प्शन बैंड अपीयर एट 20300 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस बैंड कंटेन्स मोर देन 1 पीक। तो एक ही ट्रांजिशन होगा यहाँ पे, और यही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम यहाँ पे बना हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट करके याद कर लीजिएगा किस तरीके से आप इसका बनाएंगे। अब हम देखते हैं DD ट्रांजिशन क्या होता है, व्हाट इज DD ट्रांजिशन। कई बार क्या होता है, सिर्फ शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन क्या होता है। तो अगर हम बात करें DD ट्रांजिशन का, तो DD ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द डी ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन आप कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स में कर रहे हैं, दिस ट्रांजिशन इज द रीजन फॉर कलर। कई बार क्या होता है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो DD ट्रांजिशन भी उसका कारण एक हो सकता है कि जो आपके DD ट्रांजिशन होने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन कलर मालिक जो भी कॉम्प्लेक्स हैं वो कलर दे सकते हैं। फॉर डी ब्लॉक इन कॉम्प्लेक्स दी ऑक्टाहेड्रल फील्ड डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू लोअर एनर्जी T2G एंड हाइयर एनर्जी EG। जब भी जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं
वो दो तरीके से स्प्लिट होते हैं। एक तो लोअर एनर्जी का सेट होता है जिसे T2G सेट कहते हैं, दूसरा आप हायर एनर्जी का सेट देखते हैं जिसे आप EG सेट कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशन देखते हैं। अब एक ऐसी स्थिति आती है, अब यहाँ पे देखिए D9 सिस्टम है, D9 सिस्टम है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे हुए हैं T2G में और EG में। अगर आप इसको क्या करें, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स की HMU लाइट इसको प्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से जंप करेगा और अगले एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो क्या हुआ, अगले एनर्जी लेवल में चला गया इलेक्ट्रॉन जंप करके, तो इस d ऑर्बिटल से इसके इस d वाले ऑर्बिटल्स में चला गया। तो यहाँ पे dd ट्रांजिशन क्या है, पॉसिबल है। लेकिन अगर यहीं पे D10 सिस्टम होता, 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते तो dd ट्रांजिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, खाली बैकेंड ऑर्बिटल्स नहीं है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कराएंगे। तो इस तरीके से आप dd ट्रांजिशन देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि dd ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन T2G से क्या करेगा, जंप करके EG ऑर्बिटल में चला जाएगा। कब जाएगा, जब ऑर्बिटल्स खाली होंगे। अगर सारे ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से भरे हैं, D10 सिस्टम है तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा, अथवा D0 सिस्टम है तब भी dd ट्रांजिशन नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, अगर D में इलेक्ट्रॉन नहीं है तब भी ट्रांजिशन नहीं हो सकता dd ट्रांजिशन, और अगर D में पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं तब भी dd ट्रांजिशन नहीं होगा। तो आप dd ट्रांजिशन के बारे में इतना लिखिएगा और ये दोनों फिगर बना लीजिएगा। मे भी आप लोगों को ये फिगर समझ में आ गया होगा ना, dd ट्रांजिशन वाला देख लीजिए। किसी को कोई डाउट्स होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे dd ट्रांजिशन क्या होता है। अगला देखिए, एक यहाँ पे हम और पॉइंट लिए हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जो आपके सेमेस्टर वाइज जो एग्जामिनेशन होते हैं अथवा जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें 2 मार्क के प्रश्न बनते हैं। 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये डिफिनीशंस याद कर लीजिएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कहीं कहीं इसको चाई से भी डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, चाई से, CHI। तो आप यहाँ पर डेफिनेशंस लिखेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज़ आल्सो नोन एज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मैंने मतलब बताया था, सेंसिटिव से है। इट इज़ आल्सो नोन एज ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वैल्यूम आर सिंपली वैल्यूम ससेप्टिबिलिटी। इट इज़ आल्सो नोन एज ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वैल्यूम आर सिंपली वैल्यूम ससेप्टिबिलिटी। It given the extent to which the material is susceptible. It given the extent to which the material is susceptible, that is sensitive to the external magnetic field are susceptible to magnetization. It is given by the equation. इसको किस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, Chi is equal to I upon H. Chi is equal to I upon H. इस इक्वेशन को आप नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन किसके लिए है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए। और डेफिनेशंस यहाँ से आप देखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम बता देते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को कहीं कहीं म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिखिएगा, इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स per unit area in the sample to the lines of force per unit area of magnetic field in vacuum। एक इसमें होता है वैक्यूम में होता है। Thus P is given by, इस तरीके से आप P को कैसे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी को कैसे लिखेंगे, P is equal to B upon H। यहाँ पे हम बताते हैं P is equal to B upon H, ये किसका फार्मूला है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का है। कहीं कहीं म्यू इज इक्वल टू B upon H भी लिखा हुआ मिलता है। फॉर वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम की बात करें तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी P का मान क्या होता है, 1 होता है। तो सब लोग यहाँ से डेफिनेशन से एक बार हम और जूम करके दिखा दे रहे हैं, सब लोग इसको लिख लीजिएगा। इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट एरिया इन द सैंपल टू द लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। Thus P is given by P is equal to B upon H, for vacuum P is equal to 1। अब देखिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू B upon H। जहाँ पे मैंने मैग्नेटिक परमेबिलिटी को कैसे डिनोट करा था, P इज इक्वल टू B upon H। तो P क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, अथवा म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। B क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, और H क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो ये फार्मूला है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। इस फार्मूले को आप जरूर याद करेंगे।
अगला देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, अथवा व्हाट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी की जो यूनिट होती है हेनरी पर मीटर होती है, यानी H/m, और न्यूटन पर एम्पेयर होती है स्क्वायर्ड, और न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर्ड यानी -2। और जो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी वो यूनिटलेस होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, और परमेबिलिटी की यूनिट यहाँ पे लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छोटे छोटे प्रश्न आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें जिससे हम आने वाले और सारे वीडियो आपके लिए ला सकें। हम देखते हैं स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो स्पिन फ्री का मतलब समझिए आप जरा। स्पिन फ्री का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादातर पेयरिंग नहीं होती है। दी कॉम्प्लेक्स व्हिच यूज 1s 3p एंड 2d ऑर्बिटल्स। और d में कौन कौन सा, dz² और dx² y²। कौन कौन से ऑर्बिटल, dz², dx², y² ऑर्बिटल टू फॉर्म 6sp3d2 hybrid orbital are called spin free complexes. Such complexes have greater number of unpaired electron. स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जहाँ पे आप एक ns ऑर्बिटल, 3p के ऑर्बिटल और 2d के ऑर्बिटल, यानी आउटर जो ऑर्बिटल आप यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसे आप स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। The formation of spin free complex d5, d6, d7, d8, d8 and 3d elements are given as below. यहाँ पे देखिए दिया गया है किस तरीके से आप स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे। यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत कम होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो होती है वो बहुत कम होती है। इस तरीके से आप सारे पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन सब में क्या है, sp3d2, यानी जो ऑर्बिटल यूज होंगे वो बाहरी वाले यूज होंगे, इनर के ऑर्बिटल तो बहुत कम यूज होंगे। देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस में यहाँ पे दिया है। स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स। स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यहाँ पे जो आप डी ऑर्बिटल्स का यूज करेंगे वो n-1 डी ऑर्बिटल्स यूज करेंगे। n-1 डी ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, जो इनर के डी ऑर्बिटल्स होते हैं आप उसकी यूज करते हैं। इनर के डी ऑर्बिटल्स यानी जो अंदर वाला n-1 d² है और dx² y² है और dz² है। और जो कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे बनाते हैं वो d2sp3 बनाते हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, d2sp3, यानी जो आपने क्या पढ़ा था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज, और कॉल्ड स्पिन फ्री और कॉल्ड स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्सेज। इसे क्या कहते हैं, स्पिन पेयर, यानी पेयर का मतलब है पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे जब अगर पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। इतना पॉइंट आपको याद करना है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जा रहे हैं, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आप इन्वॉल्व करेंगे वो इनर के यूज करेंगे, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3 ज़्यादातर देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका स्टेबिलिटी। जो मेटल्स है उसकी स्टेबिलिटी को हम देखेंगे। मेटल जो कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ते हैं उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी को देखने के लिए हम दो तरीके की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। यहाँ पे हम बहुत शार्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए चीज़ों को एकदम डिटेल में ना लेके जो क्वेश्चन आपके जहाँ से बन रहे हैं उसको लिए हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, इट इज़ ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू व्हिच द कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म और विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर स्पीसीज। यानी जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर रहा है, अनदर कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करके दूसरा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एंड सिस्टम हैज रीच इक्विलिब्रियम, और सिस्टम क्या पहुंच जा रहा है, इक्विलिब्रियम में पहुंच जा रहा है। दिस काइंड ऑफ स्टेबिलिटी डील्स विद द प्रॉपर्टीज बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड रिडॉक्स पोटेंशियल दैट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, रिडॉक्स पोटेंशियल, इन सबको क्या करती है, डील्स करती है। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी
अगर हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करें, हैज़ डिवाइडेड इनटू कॉम्प्लेक्स इनटू स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के आधार पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स, एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। स्टेबल कॉम्प्लेक्स आर दोज which have sufficient stability to retain their identity their solution। स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहेंगे जो उनके पास इतनी क्षमता होगी कि जैसे आप उनको सोल्यूशन में डिजॉल्व करें तो अपनी पहचान को क्या करें, रिटेन करें, अपनी आइडेंटिटी को क्या किए रहे, रिटेन किए रहें, उसको लूज ना कर पाएँ। ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहेंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के आधार पर डिफाइन किए गए हैं। अगला, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स आर दोज कॉम्प्लेक्स which are dissociated in solution into their component। और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहेंगे जिसको क्या करें, जैसे आप सोल्यूशन में डिजॉल्व कर रहे हैं उसके सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को आप क्या कह रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। दीज कॉम्प्लेक्स आर आल्सो कॉल्ड एज, जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसे पेनिट्रेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। स्टेबल कॉम्प्लेक्स आल्सो कॉल्ड एज पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्सेज अथवा पेनिट्रेटेड कॉम्प्लेक्सेज। और अनस्टेबल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेज कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये तो था आपका थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और अगला देखेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी। अब काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करें, दिस स्टेबिलिटी डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोसेस। ये सब किस में देखते हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी में। तब्बे 1950 हैज़ क्लासिफाइड द कॉम्प्लेक्स इनटू लेबाइल एंड इनर्टनेस कॉम्प्लेक्स। जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है उसी के आधार पे टॉबे नाम की साइंटिस्ट ने 1950 में कॉम्प्लेक्स को दो तरीके से स्टेबल किया था, एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स और दूसरा इनर्ट कॉम्प्लेक्सेज में। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेज क्या होते हैं और इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, एक काइनेटिक स्टेबिलिटी में बताया गया है। अब हम देखते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेज। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेज आर दोज हुज वन आर मोर लिगेंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर। ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप लेबाइल कॉम्प्लेक्सेज कहते हैं जिसमें दो अथवा दो से अधिक जो लिगेंड्स होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं एक दूसरे के द्वारा। एंड द एबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स to replace it one or more ligand by other ligand called is lability। और जो रिप्लेस करने की यही टेंडेंसी होती है, यही जो क्षमता होती है, उसी को आप क्या कहते हैं, लेबिलिटी कहते हैं। और इनर्ट कॉम्प्लेक्स इसे कहा गया। इनर्ट कॉम्प्लेक्स आर दोज हुज वन आर मोर लिगेंड कैन आइदर नॉट बी रिप्लेस्ड। जिसके लिगेंड को हटा के वहाँ पे आप कोई दूसरा लिगेंड रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे लिगेंड को आप क्या कहेंगे, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, बहुत इनर्ट है, और कैन बी रिप्लेस्ड बाय डिफिकल्टी। तो ये थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी है जिसके आधार पे स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बताया गया। काइनेटिक और स्टेबल और अनस्टेबल बताया गया, और इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स बताया गया। अगला हम देखते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। जब भी स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, तो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में एडिशन ऑफ लिगेंड टू दी सेंट्रल मेटल आयन, माना ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसमें आप लिगेंड यल ऐड कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, Ml बनेगा। और इसके लिए रेट K1 क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे। और अब Ml कॉम्प्लेक्स में एक लिगेंड और डाल दे रहे हैं तो क्या बनेगा, Ml2। अब इसके लिए रेट क्या आएगा, K2। और K2 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। इस तरीके से आप Ml तक के रिएक्शंस लिखते जाएंगे। और जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, K2, Kn, इसे क्या कहेंगे, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट अथवा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट का क्या मतलब है, ओवरऑल फॉर्मेशंस का मतलब है कि इसमें क्या कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ लिगेंड डाल रहे हैं अलग अलग नंबर्स में, कभी एक लिगेंड आपने डाल दिया, कभी दो लिगेंड डाल दिया, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशंस को है उसको मैं β1 से, इसकी जो रेट लिख रहे हैं उसको β1 से लिख रहे हैं। तो मेटल था उसमें एक लिगेंड डाला तो Ml बना। अब इस मेटल में आपने वही लिगेंड डाल दिया लेकिन दो लिगेंड डाल दिया तो Ml2 बन गया, और यही n नंबर डाल दिया तो Ml1 बन गया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट β1, β2, β3 आर कॉल्ड
ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। आप इसको 2-3 घंटे, 1 घंटे के लेक्चर्स को एक बार बैठिए और उसको सारा लिख डालिए, अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए, जहाँ पे याद आए फिर लेक्चर्स को वाच वहीं पे देखिए, फिर इसको नोट करिए। अब इसमें देखेंगे रिलेशन बिटवीन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट K1 एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट β1 आर रिलेटेड टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द एक्सप्रेशन। तो β3 बराबर क्या यहाँ पे आया था, जैसे β2 बराबर क्या आया है ml2, उसी तरीके से β3 बराबर क्या आएगा ml3, और m लिखेंगे और यल की पावर कितना आएगा 3 आएगा, यही तो आएगा। अब यहाँ पे देखिए वही लिखा गया है। अब इसमें क्या करिए, जो इसका न्यूमेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों में ml m2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों में क्या करिए, ऊपर नीचे ml ml2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद उसको रीअरेंज करिए। अब इसको इस तरीके से आपने रीअरेंज किया, एक इसके बराबर होगा K1 के बराबर होगा, एक इसके बराबर होगा K2 के बराबर होगा, और इस एक कितने के बराबर होता है, K3 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, β3 बराबर K1 K2 K3, और β1 बराबर क्या होगा K1 K2 K1। इस तरीके से आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। यही आपका रिलेशन था डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेज में। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है, फैक्टर इफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेज। कोई भी अगर मेटल कॉम्प्लेक्स है उसको कौन कौन से फैक्टर्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना, नेचर ऑफ यमियन, लिगेंड का जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका नेचर कैसा होना चाहिए और नेचर ऑफ लिगेंड कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा साइज ऑफ मेटल्स आयन, तो स्टेबिलिटी ऑफ साइज ऑफ मेटल आयन डिक्रीजेज, इंक्रीज द साइज ऑफ मेटल्स आयन। जैसे जैसे मेटल्स की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स लिखे गए हैं, आप इसको देखिए और सारे अपने नोटबुक में नोट करिए कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पे देखो दिया है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में किसकी ज़्यादा होगी, जिंक, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज। इरविम बिल्विम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मेटल कॉम्प्लेक्सेज ऑफ Mn2+ आयंस। तो यहाँ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और उनकी स्टेबिलिटी दिए गए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप नेचर ऑफ लिगेंड देखेंगे, साइज ऑफ लिगेंड देखेंगे, जितनी छोटी लिगेंड्स की साइज होगी उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। डायपोल मोमेंट देखेंगे। अगला आप क्या करते हैं, चिलेशन देखते हैं, चिलेशन अगर कहीं पे ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा होगी। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ले लिया जाए। तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी क्या होगी, 4 होगी, इस तरीके से बना होगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप एक लिगेंड को हटाएंगे, जब कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो लिगेंड वहाँ से हट जाएगा, यानी एक ग्रुप वहाँ से हटेगा, दूसरा क्या होगा आके उसी की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, द रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड बाय द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आर लिगेंड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेटल आयन विथ D8 कॉन्फिगरेशन form 4 coordinate square planar complex with strong field ligands. The mechanism of substitution reaction of square planar complexes generally proceed by associative SN2 rather than SN1. जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दो तरीके से आप उसको देख सकते हैं कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म अथवा SN2 मैकेनिज्म, और दूसरा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म अथवा SN1 मैकेनिज्म। अब यहाँ देखिए कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, PtCl4 है, एक बार यहाँ पे हम बना देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, PtCl4 कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे आप एक अमोनिया आके इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अमोनिया जब रिएक्ट करेगा, अगर अमोनिया आके यहाँ से रिएक्ट करेगा तो एक क्लोरीन को जाना पड़ेगा, तभी अमोनिया आके वहाँ पे क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो एक अमोनिया जाएगा तो एक क्लोरीन आके जुड़ेगा, यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जैसे ही क्लोरीन आके जुड़ गया, अमोनिया आके जुड़ गया, क्लोरीन निकल गया, रेड से कलर क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। अब दूसरा आप लिक्विड अमोनिया ला रहे हैं,
अब एक क्लोरीन और निकलेगा, अब कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए PTNH3 4+ क्या था, कलरलेस था। एक क्लोरीन आपने डाला तो एक अमोनिया गया, तब फिर येलो कलर हो गया। फिर आपने क्या किया, एक क्लोरीन डाला, एक अमोनिया और डाल दिया, तब भी क्या हो गया, येलो कलर हो गया। मैकेनिज्म आप कैसे देखेंगे, SN2 आर एसोसिएटिव आर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी तरीके से होती है वो किस पे आधारित होती है, SN2 अथवा एसोसिएटिव पे अथवा डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म पे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हटना, इन दिस, और हटना कोई चीज़ वहाँ से हट रही है फिर दूसरी चीज़ आके वहाँ पे जुड़ जा रही है। इन दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल लिगेंड फर्स्ट बाइंड विथ मेटल सेंटर्स। देखिए कितना इंटरेस्टेड है कि जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सबसे पहले आके क्या करेगा, मेटल के सेंटर से बाइंड करेगा। वो मेटल के पास आएगा और वहाँ पे बैठेगा। अब मेटल्स के साथ जिसको मन करे जाए, किसी की जगह आप कोई बैठा हुआ है सीट पे, आप भी वहाँ पे जाके बैठ जा रहे हैं, अब जिसको परेशानी होगी निकल के जाएगा ही। तो यही वाली हाल है SN2 मैकेनिज्म के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। तो जब भी 5 लिगेंड होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट बनेगा। 4 लिगेंड थे, स्क्वायर प्लेनर था, 5 लिगेंड आ गए तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सीस एंड ट्रांस P2A2LX विथ Y टू फॉर्म P2A2LY। जैसे LX क्या किया, रिएक्शन किया Y से, तो X निकल गया, Y आके जुड़ गया। हैव बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ Y थ्रू ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले कोई 4 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे आपने क्या किया, एक लिगेंड Y ले आया, तब 5 लिगेंड हो गए, TBP स्ट्रक्चर्स बन गया। अब एक लिगेंड जैसे निकलेगा तो क्या होगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा, फिर से स्क्वायर प्लेनर में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब SN1 अथवा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का क्या आता है कि सबसे पहले आने वाला न्यूक्लियोफाइल, आने वाला लिगेंड तब तक नहीं आएगा जब तक उसके लिए खाली जगह नहीं मिलेगा। यानी जब तक आप किसी को अपना सीट खाली करके नहीं देंगे तब तक कोई आके वहाँ पे बैठेगा नहीं, कि पहले तुम सीट दो हमें रहने के लिए तभी हम बैठेंगे। ये भी 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। पहले देखिए MX5 और Y है, जब Y निकल जाएगा, MX5 हो गया ना 5, तभी आके कोई अलग वाला कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा। इस तरीके से आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आप कैसे पढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जितनी क्लास हुई हैं आप उसको जरूर देखिए। KBS PGT केमिस्ट्री की कुछ प्लेलिस्ट लगी हैं, उसमें भी आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब देखिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत चेंजिंग, डिस्टर्बेंस इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोई भी अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर उसकी ऑल दी बॉन्ड लेंथ, अगर उसकी सभी की सभी बॉन्ड लेंथ 6 बॉन्ड लेंथ क्या है बिटवीन मेटल एटम एंड सेंट्रल मेटल आयन आइडेंटिकल, अगर उसके 6 बॉन्ड क्या है, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहेंगे, रेगुलर ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑल 6 बॉन्ड लेंथ अगर इक्वल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री का है। इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ एटलीस्ट 1 बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल आयन इज डिफरेंट, अगर उन 6 बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड अगर डिफरेंट हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि ज्योमेट्री इसकी क्या है, डिस्टॉर्टेड है। दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्टॉर्शन। इसी फिनोमिना को आप क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं। एक जॉन टेलर नाम के साइंटिस्ट थे, 1937 में उन्होंने एक थ्योरम दिया, जिस थ्योरम का नाम क्या पड़ा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और थ्योरम इसीलिए उन्होंने दिया था कि जो सर्टेन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं उनके पास क्यों ऑक्टाहेड्रल, क्यों डिस्टॉर्टेड, उनका कोई कोई बॉन्ड लेंथ क्यों ज़्यादा मिल जा रहा है, कोई बॉन्ड लेंथ कम क्यों मिल रहा है, इसका कारण क्या है। उन्होंने अपनी थ्योरम में सबसे पहला रूल्स क्या बताया कि एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोई अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो रेगुलर शेप तभी कहलाएगा जब डी ऑर्बिटल में T2G और EG सेट क्या हो, सिमेट्रिकली फिल्ड हो। T2G और EG सिमेट्रिकली फिल्ड कब होंगे, जब T2G में क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हो। और EG सिमेट्रिकली फिल्ड तब होगा जब EG में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 4 इलेक्ट्रॉन हो, तभी वो माना जाएगा कि ये सिमेट्रिकली फिल्ड है। अगर सिमेट्रिकली फिल्ड है तो सारी बॉन्ड एंगल सेम होंगी, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होगा,
जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं पाया जाएगा। दूसरा रूल क्या कहता है इस थ्योरम का? दूसरा रूल कहता है व्हेन डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, जो भी डी ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल आयन का, इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अनसिमेट्रिकल T2G ऑर्बिटल, अगर T2G ऑर्बिटल क्या है? अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर T2G में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब क्या कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। देयर अकर स्लाइड डिस्टॉर्शन, तो यहाँ पे क्या होगा? स्लाइड डिस्टॉर्शन होगा, और जो बनेगा रेगुलर ऑक्टाहेड्रल तो लेकिन कुछ डिस्टॉर्शन आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है स्लाइड डिस्टॉर्शन में अकर व्हेन द सेंट्रल मेटल कंटेन 1, 2, 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगला स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होगा? व्हेन द ईजी ऑर्बिटल ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब ईजी ऑर्बिटल क्या हो? अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो, यानी या तो ईजी में क्या हो? 1 इलेक्ट्रॉन हो, अथवा ईजी में क्या हो? 3 इलेक्ट्रॉन हो, तब तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। Because these orbital do not point towards the ligands। अगला पॉइंट देखेंगे the high spin complex of D4 and D9 low spin and high spin both। D4 अगर हाई स्पिन में है तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, और D7 क्या है? लो स्पिन में है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। इन्हीं तीनों कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ समराइज करके लिखा हुआ, आप उसको देख सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करा सकते हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लेक्चर मैंने प्रोवाइड किए हैं लिगेंड के क्लासिफिकेशंस के, नॉमेनक्लेचर के कुछ लेक्चर्स आपको दिए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या होते हैं इसके सारे लेक्चर्स आपको मिले हुए हैं। सारे लेक्चर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे लेक्चर्स को दिन में 2-3 बार आप उसको ज़रूर रिविज़न कीजिए। अब देखेंगे कंडीशन ऑफ डिस्टॉर्शन। अगर T2G और EG क्या है? सिमेट्रिकल फील्ड है तो नो डिस्टॉर्शन। अगर T2G अनसिमेट्रिकल है तो स्लाइड डिस्टॉर्शन। अगर EG अनसिमेट्रिकल है तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जैसे EG1 में और EG3 में स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। देखिए बहुत स्टूडेंट के मन में आता है व्हाट इज सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सिलेक्शन रूल, तो आप क्या लिखेंगे? लेपोर्टे ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। पहला सिलेक्शन रूल होता है ट्रांजिशन व्हिच इन्वॉल्व ए चेंज इन सब्सिडरी क्वांटम नंबर डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1। अगर डेल्टा एल की जो वैल्यू आती है वो +-1 आती है तो उसे क्या कहते हैं? लेपोर्टे अलाउड होगा। एंड देयरफॉर हैव ए हाई एब्जॉर्प्शन। इफ डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 देयर इज नो चेंज इन सब्सिडरी क्वांटम नंबर देन ट्रांजिशन आर सेड टू बी फॉरबिडन। तो सबसे पहला आपको बस यही पॉइंट याद रखना है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, एक कॉम्प्लेक्स में अगर डेल्टा एल की वैल्यू 0 आ रही है तो उसे क्या कहेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स लेपोर्टे फॉरबिडन होगा। और अगर डेल्टा एल की वैल्यू उस जैसे आप डेल्टा एल निकालते नहीं कि डेल्टा एल बराबर 0 तो एस ऑर्बिटल होगा, डेल्टा एल बराबर क्या होगा? 2 होगा। इस तरीके से जब निकालते हैं तो डेल्टा एल कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा एल जब भी आप निकालेंगे दोनों का समेशन करके, अगर उसकी वैल्यू +-1 आ रही है तो लेपोर्टे अलाउड होगा। अगला जो सिलेक्शन रूल होता है स्पिन सिलेक्शन रूल होता है। स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज स्पिन्स। जब भी आप किसी भी ट्रांजिशन करते हैं, जैसे आपने अभी डी ट्रांजिशन किया था इस तरीके से, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस स्पिन में है तो ऐसा नहीं कि ट्रांजिशन अगर आप यहाँ पे करेंगे तो उसकी स्पिन चेंज हो जाए, आप उसी स्पिन में ही ट्रांजिशन करेगा तो जाएगा। तो यही लिखा है ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इट स्पिन दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। एनी ट्रांजिशन फॉर व्हिच डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 नो चेंज इन स्पिन स्टेट इज अलाउड। स्पिन अलाउड तभी होगा जब डेल्टा की जो वैल्यू आएगी डेल्टा एस बराबर क्या हो? 0 हो। इफ डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा एस बराबर 0 नहीं होगा तो क्या होगा? जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा? फॉरबिडन होगा। अलाउड ट्रांजिशन स्पिन मल्टीप्लिसिटी डज नॉट चेंज। अगर ट्रांजिशन अलाउड होगा
तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ ये जो ऊपर ऊपर नंबर लिखे गए ना सब स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है, जब भी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अब देखिए आर्गल डायग्राम जब आप पढ़ेंगे तो आर्गल डायग्राम के लिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पता होना चाहिए और टर्म सिंबल भी पता होना चाहिए। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल जब आप देखते हैं, अगर कहीं यस वाला मिल रहा है तो किस में ब्रेक होगा, A1G में, P T1G में, और D T2G और EG में, F A1G T1G T2G और G A1G EG T1G T2G। इस तरीके से आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होता है। और आगे भी मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर सिस्टम D1 और D9 हो तो क्या होगा, 2D होगा, और D2 और D8 हो तो 3F होगा, और D3 और D7 हो तो क्या होगा, 4F होगा, और D4 और D6 हो तो 5D होगा, और D5 हो तो 6S होगा इसका टर्म सिंबल। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। D1 और D9 के लिए 2D होगा, D2 D8 के लिए 3F होगा, D3 और DF के लिए 7 के लिए 4F होगा, D4 D6 के लिए 5D होगा, और D5 के लिए 6S होगा। इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आर्गल डायग्राम, इफ द assumption is made that the Raka parameter B has the same value in complex that it has in free ions, then the energy of each energy level may be plotted out of various value of delta O is the variables। इस तरीके से आर्गल ने 1905 में वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में एक स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस के लिए एक स्पेक्ट्रा ड्रा किया था, जिसको आर्गल डायग्राम इस तरीके से ड्रा किया था। अब देखिए जब भी आर्गल डायग्राम आप ड्रा करते हैं, जैसे अगर आपको D1 का ड्रा करना है तो सबसे पहले तो आपको टर्म सिंबल उसका पता होना चाहिए। तो D1 के लिए क्या होता है, 2D होता है। अब आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं और इस लाइन में क्या लिखते हैं, 2D। अभी आगे मैंने आपको स्प्लिटिंग दिखाया था, 2D किस तरीके से स्प्लिट होता है, T1G और EG, नहीं सॉरी T2G और EG। अब इसी दो जो लगा है इसका टर्म सिंबल, इसको यहाँ पे भी लगाएंगे और इसको यहाँ पे भी लगाएंगे, यानी 2T2G और 2EG। और ट्रांजिशन कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा ना, 2T2G से 2EG, यही ट्रांजिशन। और यही इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में यही सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। अगर कहीं 3F होगा तो और स्प्लिटिंग उसमें ज़्यादा होगी। तो आगे मैं कुछ डायग्राम आपको दिखाऊंगी और आप उन्हीं डायग्राम को नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने D2 का बनाया है। D2 के लिए टर्म सिंबल क्या हो निकल के आता है, 3F निकल के आता है। तो 3F किस तरीके से स्प्लिट होगा, एक तो T1G, आप इस वैल्यू से कोई मतलब मत रखिए, T1G में, और दूसरा T2G में, और तीसरा A2G में, इस तरीके से होता है। अब इसमें हमने कहा था अगर 3F वाला मिलेगा तो आपको एक 3P का टर्म भी मिलेगा जो T1G के साथ मिलेगा। तो ये आर्गल डायग्राम किसके लिए है, D2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और D2 टेट्राहेड्रल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हैं ट्रांजिशन, कौन कौन से आपको यहाँ पे मिल रहे हैं टेट्राहेड्रल में। आप A2 से कहाँ जाएंगे, T2 जाएंगे। दूसरा ट्रांजिशन कहाँ पे है, A2 से कहाँ जा रहे हैं, T1 जा रहे हैं। और तीसरा ट्रांजिशन कहाँ पे है, A2 से T1 जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि अगर आपको ना याद हो तो अगर कहीं F मिलेगा ना तो F में 3 ट्रांजिशंस मिलेंगे ज़्यादातर। यही सारी थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप बस फिगर पे ध्यान दीजिए और इसको पढ़ेंगे तो आपको जानकारी ही मिलेगी, क्योंकि हमारी ये क्लास रिवीजन क्लास लगी हुई है। अब देखिए D3 के लिए इसी तरीके से दिया है। D3 में क्या होता है, 4F होता है। तो 4F भी होगा और 4P भी होगा। 4F में आप देखेंगे 4A2G, 4T2G, 4T1G। और जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया ना, ये टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का नहीं है, टेट्राहेड्रल का बना दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको देख लीजिएगा।
अब अगला हम यहाँ पे शो करते हैं D1 D4 के लिए किस तरीके से आप निकालते हैं। D4 के लिए देखिए एक ही ट्रांजिशन मिलेगा D4 में, 5D है तो T2 जब भी आप D4 की ट्रांजिशन की बात करेंगे तो क्या होगा, T2G और AG में भी स्प्लिट होगा और एक ही ट्रांजिशन यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक हम D7 का ट्रांजिशन डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D7 हाई स्पिन। D7 हाई स्पिन, D7 का मतलब क्या है 4F। 4F में आप इस तरीके से स्प्लिटिंग कराएंगे T1G, T2G और A2G और T1G, इस तरीके से 3 ट्रांजिशन यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये D3 का है, आप उसको D3 को नहीं देखिएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। ये आपका D3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज का है। अब हम चलते हैं कुछ और देखते हैं। बहुत से स्टूडेंट के मन में प्रश्न था मैम एलियस कपलिंग को बता दीजिए। एलियस कपलिंग क्या होता है, व्हाट इज एलियस कपलिंग। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच जाएंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो जा रहा है। एलियस कपलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे इसे कहते हैं रसल सॉन्डर कपलिंग, इसको हम आगे लेंगे रसल सॉन्डर कपलिंग। यहाँ पे हम एक छोटा सा टर्म ले लेते हैं जिसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का बात करें तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दैट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड द न्यूक्लियस ऑफ ए मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स। किसी भी मेटल एटम्स कॉम्प्लेक्स की जितने भी इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड हैं वही आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से बताया जा रहा है। इसको निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को EAN बराबर एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2, इस फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए PB आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेज, तो रियल गैसेज में आपने क्या लिया था CO2। PB आइसोथर्म इसका कैसे बनाएंगे CO2 का, तो सबसे पहले इसको P एंड्रयूज नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था किस तरीके से कोई गैसेज लिक्विफाई होती हैं, उसके आधार पे आप इसका आइसोथर्म बनाते हैं। PB आइसोथर्म यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर्स दिया गया है, कोई भी गैस है अलग अलग टेम्परेचर्स पे लिक्विफाई हो रही है, कभी वेपर्स से लिक्विड में जा रही है, ये आपका गैस है। आप यहाँ टेम्परेचर में देखेंगे फिर लिक्विड्स में कन्वर्ट होगी, वेपर्स में होगी, फिर लिक्विड में जाएगी। फिर इसी तरीके से एक टेम्परेचर होगा जो आपका गैस में आएगा, फिर अलग अलग टेम्परेचर्स में होगा जिसके आगे गैसेज कोई भी डेविएशंस नहीं शो करेंगी। इसके अलावा हम देखेंगे डेविएशन ऑफ रियल गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो आपका वीडियो काफ़ी लार्ज हो जाएगा, आप लोग उसको देख नहीं पाएंगे। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। थैंक यू।